Students, today's I will discuss the 20 lecture of function. So let we start. इसके पहले लेक्चर में ना हम लोग रेंज ऑफ द फंक्शन को स्टॉप किए थे और हमने बोल रखा था कि फर्दर कुछ रेंज का और स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए उसी को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले क्लास में एक बात मैं और बता दूं, हम लोग रैशनल फंक्शन के रेंज को डिस्कस कर रहे थे। रैशनल फंक्शन में ही एक दो टाइप का फंक्शन अभी और मैं लेके चलता हूं। जैसे सपोज करो कि अगर हमने बोल दिया कि फाइंड द रेंज ऑफ फर्स्ट में y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। सेकेंड में बोल दूं y इक्वल टू पी एक्स टू द पावर 7 माइनस क्यू एक्स टू द पावर 5 प्लस आर एक्स स्क्वायर प्लस टी एक्स माइनस 1। मेरे को रेंज चाहिए, ध्यान देना मेरी बात को। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो ना कि सर कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। और पॉलिनोमियल फंक्शन है तो पहले तो हम लोग हमारे पास डोमेन की बात कर लेते हैं। तो मेरे पास y इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। और पॉलिनोमियल फंक्शन के डोमेन के बारे में सबको पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन जो होता है वो x बिलोंग्स टू r होता है। x बिलोंग्स टू r हमने लिख दिया। अब जहां तक रेंज की बात है तो हमने क्या बताया था कि रेंज के लिए कि अगर इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज x बिलोंग्स टू r देन एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, या फिर x में क्वाड्रेटिक बना लो और उसमें कंडीशन ऑफ रियल रूट्स लगा दो। बट ये ना तो हमारे पास x y के टर्म में एक्सप्रेस हो पाएगा, ना ही x में क्वाड्रेटिक बनेगा। तो हम लोग ना पॉलिनोमियल फंक्शन में कुछ इस तरीके से लेके चलेंगे, खास करके डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर ऑड हुआ तो। आप एक बात बताओ कि इसका डोमेन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है, तो ऑब्जर्व कर सकते हो ना कि अगर एक्सटेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी की बात करें, आई मीन टू से कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी, ऐसा मैं इसलिए ले रहा हूं कि इफ x इज वेरी वेरी क्लोज टू माइनस इंफिनिटी की बात करूं तो y का वैल्यू देखता हूं मेरे पास क्या आता है। तो अब बताओ लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी पे y का वैल्यू क्या होगा। तो माइनस इंफिनिटी x के बदले पुट करेंगे तो इतनी बात पक्की है कि x का जिस टर्म में जितना सबसे ज्यादा पावर होगा, पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू जिसका सबसे ज्यादा पावर होगा, उसी तरीके से उसी के अकॉर्डिंग पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू मोल्ड कर जाएगा। तो आपको पता है ना कि आप हमारे पास पावर 3 सबसे ज्यादा है, तो एक्सटेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी यहां पुट करेंगे तो माइनस इंफिनिटी टू द पावर 3 का वैल्यू माइनस इंफिनिटी होगा। और इसमें आगे पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चला गया है, तो एक्सटेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी पर y का वैल्यू माइनस इंफिनिटी हो गया। एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे y का वैल्यू की बात करें तो हाईएस्ट पावर तो हमारे पास 3 है, तो इसी के तरीके से इसी के बिहाफ पे पूरे का वैल्यू लिख देंगे हम लोग इंफिनिटी। और हमारे पास ये x बिलोंग्स टू r के लिए डिफाइंड है, तो देख रहे हो ना माइनस इंफिनिटी पर माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी पे प्लस इंफिनिटी। देयरफॉर रेंज ऑफ द जो फंक्शन की बात करेंगे वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। तो इसको ना आप इसको लर्न भी कर सकते हो आप कि कभी भी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑड रहा, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑड रहा तो उसका रेंज ऑलवेज ध्यान देना माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होगा। तो बोलो सर ऑलवेज कहने का मतलब, तो ऑलवेज कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि हमारे पास उसका डोमेन x बिलोंग्स टू r दिया हुआ होना चाहिए। मतलब उसका डोमेन ऐसा ना हो कि डोमेन हमारे पास क्वेश्चन में फिक्स कर दे कि डोमेन का वैल्यू 1 से 3 के बीच में है और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑड दे दिया जाए तो हम लोग बोल देंगे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी सर ने बताया था, तो हम लोग को भी ऐसा ही करना है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर डोमेन कुछ भी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑड का डोमेन अगर नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तब हम लोग मान के चलेंगे डोमेन x बिलोंग्स टू r है। और अगर डोमेन x बिलोंग्स टू r हुआ तब उसका रेंज हम लोग बोल देंगे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। आई बात समझ में। अब बोलो सर कि हमारे पास अगर डोमेन फिक्स किया तो डोमेन बेटा फिक्स करेगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे कहने का मतलब है कि फंक्शन में ही पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन। जस्ट इसके बाद का टॉपिक में वही पढ़ेंगे हम लोग, राइट ना। ओके, तो आपको ये फील हो रहा होगा सर ये भी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑड है। ध्यान देना मेरी बात को। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑड है तो इसका भी रेंज ऑफ द फंक्शन की बात करेंगे, सेकंड फंक्शन का रेंज ऑफ द फंक्शन की बात करेंगे तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी पी क्यू आर थी। तो हमारे पास एक पैरामीटर हमारे पास है, तो पैरामीटर का वैल्यू कुछ भी रख दो, पूरे का वैल्यू पर तो हमारे पास इफेक्ट तभी पड़ेगा जब x का वैल्यू इफेक्टेड होगा, है कि नहीं। अब यहां पर से मैं यह बात बार बार बोल रहा हूं कि हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर ऑड रहा
तो रेंज ऑफ द जो फंक्शन हमारे पास होगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, बशर्ते कि डोमेन x बिलोंग्स टू r हो। मतलब कि डोमेन बशर्ते कि क्वेश्चन में दिया हुआ ना हो कि x का वैल्यू इस इंटरवल में लाई कर रहा है, मतलब डोमेन x बिलोंग्स टू r होगा तभी हम लोग माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी बोलेंगे रेंज ऑफ द फंक्शन। लेकिन ध्यान देना कि अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑड नहीं होकर के इवन रहा तो जरा सोचो कि माइनस इंफिनिटी पे भी वैल्यू माइनस इंफिनिटी का पावर इवन करेंगे तो इंफिनिटी होगा, प्लस इंफिनिटी का पावर इवन करेंगे तो इंफिनिटी होगा। तो यहां पर हम लोग इस कॉन्सेप्ट के तरीके से अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इवन हुआ तो इस कॉन्सेप्ट के तरीके से उसका रेंज नहीं निकाल सकते। तो निकालेंगे कैसे मैं आगे भी बताऊंगा, राइट ना। देखिए तो हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन और हम लोग कर लेंगे इस पे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई, मैं बात कर लूं एक्स क्यूब, और x ग्रेटर देन 0 के लिए रेंज ऑफ द फंक्शन मेरे को चाहिए। अब ध्यान देना बेटा, मेरे पास डोमेन का वैल्यू फिक्स कर दिया गया है x ग्रेटर देन 0, मेरे को रेंज का वैल्यू चाहिए। बोलो सर ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल रैशनल फंक्शन हो गया है कि नहीं है। और रैशनल फंक्शन का डोमेन x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर डोमेन के बारे में हम लोग को सोचना ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है डोमेन x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अब मेरे को सिर्फ यहाँ पर ना रेंज के बारे में सिर्फ सोचना है, रेंज निकालना है मेरे को। तो ऐसा है ना, यहाँ पे ध्यान देना, सॉल्यूशन में हम लोग बस जस्ट इसको पहले कॉपी कर लें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। देखो बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ, रेंज का फाइनल टच हम लोग एओडी में ही देंगे। मैं फिर इसके पहली क्लास में ही बोला था, फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, आई मीन टू से ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालने का तरीका अगर हम लोगों ने पढ़ लिया तो गारंटी कैसा भी क्वेश्चन होगा आपसे बनना ही बनना है ना। तो उस टॉपिक को के लिए थोड़ा वेट करेंगे, बट अभी हम लोग ये फील करेंगे कि जितना भी हम लोग पढ़ रखे हैं ना उसी कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे सारे क्वेश्चन को करना है। अब यहाँ पर दिमाग नहीं काम कर रहा होगा, सर मैं करूँ तो क्या करूँ, तो बिल्कुल दिमाग काम कर रहा है। पहले तो मैं इसको एक्सपैंड कर देता हूँ, देखता हूँ मेरे पास क्या इफेक्ट पड़ता है एक्सपेंशन से। तो हमारे पास 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, एक्स को दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस एक्स टू द पावर 5, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई हमारे पास एक्स क्यूब हो गया। चलो एक्स क्यूब से हम लोग ना डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है मेरे पास। तो 1 बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ध्यान देना सारे लोग, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस एक्स टू द पावर 3। अच्छे से देख लो बेटा सारे लोग। अब तुम बताओ कि आपको लग रहा होगा सर x और ये 1 बाई एक्स है, एक्स स्क्वायर और ये 1 बाई एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यू और ये 1 बाई एक्स क्यू है, द सम ऑफ एनी नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट बड़े आराम से यहाँ पे लग जाएगा। तो आप बताओ पेयरिंग कर दो, x को 1 बाई एक्स के साथ कर देते हैं और x स्क्वायर को 1 बाई एक्स स्क्वायर के साथ कर देते हैं और x क्यू को 1 बाई एक्स क्यू के साथ कर देते हैं हम लोग, है ना बेटा। अब तुम बताओ डोमेन का वैल्यू क्या बोला गया है, ग्रेटर देन 0, यानी x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन 0 प्लस 1 बाई ग्रेटर देन 0 जब भी होगा हमारे पास तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, आई मीन टू से मैं इसकी वैल्यू की बात करूं तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा, इसकी वैल्यू की बात करूं तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा, इसकी वैल्यू की बात करूं तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा। तो मेरे को y का यहाँ पर ध्यान देना, x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा के लिए हमारे पास इसका वैल्यू तो 2 या 2 से बड़ा तो इनफिनाइट तक चला जाएगा, मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू तो हमारे पास इन्फिनिटी ही होगा। तो क्यों ना कर ले कि y का मिनिमम वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो y का मिनिमम वैल्यू यानी इसका मिनिमम ले लो, इसका मिनिमम ले लो और इसका मिनिमम ले लो, और आपको पता है कि इंडिविजुअल का मिनिमम वैल्यू कितना होगा 2, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 बोले तो y का मिनिमम वैल्यू कितना आ गया 6। इसका मतलब ये हो गया कि y का जो मिनिमम वैल्यू हो गया वो 6 हो गया, देयरफॉर रेंज ऑफ द जो फंक्शन हमारे पास हो जाएगा वो 6 से इंफिनिटी। आई बात समझ में ना, क्लियर है ना। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इसी टॉपिक को हम लोग। अच्छा एक बात बताओ बेटा सब लोग कि इसके पहले क्लास में है ना हमने बताया था आपको कि रेंज ऑफ द फंक्शन में ना मजेदार क्वेश्चन वो बनेगा जिसमें रेंज क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया गया है। जैसे अभी तक हमारे पास क्या था कि फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, लेकिन मजेदार क्वेश्चन कौन होगा हमने बता रखा था कि हो सकता है कि क्वेश्चन में रेंज दे दिया जाए
कि इस फंक्शन का रेंज ये दिया हुआ है, तो पता लगा पैरामीटर का वैल्यू क्या होगा। मैं जो बोलना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है ना? इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने ये आपके पास बस वर्बली बोला था कि ऐसा क्वेश्चन राइज हो सकता है, और ये क्वेश्चन ही रेंज में सबसे अच्छा क्वेश्चन बनेगा, पैरामीटर बेस्ड वाला क्वेश्चन। तो आइए एक दो पैरामीटर बेस्ड वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, उसके बाद फिर रेंज के क्वेश्चन के टाइप को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जैसे सपोज करो कि अगर हमने क्वेश्चन में ये दे दिया, ध्यान देना सारे लोग, if is a function from R to R defined by fx equal to 3x square plus mx plus n divided by x square plus 1, if range of the function is -4 to 3 close open interval, then m square plus n square equal to, मेरे को m square plus n square का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो इस क्वेश्चन और इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिफरेंस, इसके पहले जो हम लोग ने क्वेश्चन कर रखा था ना, सब में निकालना था रेंज ऑफ द फंक्शन। अब इस क्वेश्चन में देखो ऑलरेडी इस फंक्शन का रेंज दे दिया गया है, तो मेरे को एक्चुअली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। m और n की वैल्यू निकालनी, अगर m और n की वैल्यू निकल जाएगी तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी मेरे को, है ना? तो आइए लेकर चलते हैं हम लोग जो काम। ऐसा क्वेश्चन ध्यान देना, हम लोग ने डोमेन में भी कर रखा था कि डोमेन ऑफ द फंक्शन क्वेश्चन में दिया गया है, तो पता लगा पैरामीटर का वैल्यू क्या होगा। तो जैसे ही हम लोग जैसे स्टेप हम लोग डोमेन में भी लिए थे ना, वैसे सेम स्टेप हम लोग रेंज में भी लेंगे। मतलब कि रेंज में पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चन होगा ना, तो इसके लिए भी स्टेप वैसे ही लेंगे जैसे हम लोग रेंज निकालते हैं। तो आप एक बात बताओ, ध्यान देना सारे लोग, डोमेन हमारे पास क्या दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू r। बढ़िया से समझना, यहाँ पे डोमेन निकालने की जरूरत नहीं है, फंक्शन को डिफाइन किया गया है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r। और आपको मैंने फंक्शन के वेरी फर्स्ट लेक्चर में मैंने बता रखा है कि फंक्शन को अगर इस तरीके से डिफाइन करोगे ना, तो लेफ्ट वाला पार्ट डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, राइट वाला पार्ट को डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, रेंज को नहीं, को डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। तो डोमेन ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो पहले मैं फंक्शन को कॉपी कर लूंगा, y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस mx प्लस n डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1। अब तुम एक बात बताओ, मेरे को इसका रेंज निकालना हो, बढ़िया समझना, रेंज से रिलेटेड है, तो रेंज जैसे निकालते थे वैसे आप करो काम। तो बताओ x में क्वाड्रेटिक बनाते हैं सर, yx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस mx प्लस n। x स्क्वायर को इस साइड ले आओ, कॉमन कर लेते हैं, तो y माइनस 3 माइनस mx प्लस y और माइनस n इक्वल टू 0। देख लो बेटा सारा लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है, डाउट है? अब यहां पे क्या लिखते हैं, फॉर x टू बी रियल डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये लिखते हैं ना। तो चलो और कैलकुलेट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या होगा, माइनस m टू द पावर 2, जस्ट लिसन टू मी, और माइनस 4 इंटू y माइनस 3 इंटू y माइनस n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बढ़िया से समझ लो सारे लोग, इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो यहां से आ गया m स्क्वायर माइनस 4 और ये हो गया y स्क्वायर माइनस yn माइनस 3y प्लस 3n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहां पे ध्यान दो, मेरे को निकालना है, मेरे को m और n का वैल्यू, रेंज दिया हुआ है -4 से 3, ध्यान देना y का वैल्यू दिया हुआ है, तो y का वैल्यू निकालना है ना हम लोग को, y में क्वाड्रेटिक बना लो, ध्यान देना मेरी बात को। तो y में क्वाड्रेटिक बनाने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर से, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो m स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 4yn और प्लस 12y और माइनस 12n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। y में क्वाड्रेटिक बनाओ, तो माइनस 4y स्क्वायर ये रह गया, यहां से y और y कॉमन कर लेते हैं, तो प्लस मैं ऐसा करता हूं y कॉमन करता हूं मैं, ध्यान देना मेरी बात को, तो कितना आ जाएगा 4n और प्लस 12, और यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 12n प्लस m स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या कोई दिक्कत है किसी को, डाउट है किसी को? अब यहां से मैं को करना क्या है, ध्यान देना सारे लोग, इस स्टेप को मैं फिर से लिख दे रहा हूं, -4y स्क्वायर प्लस y इंटू 4n प्लस 12 -12n प्लस m स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हम लोग को करना क्या है, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट को पहले पॉजिटिव कर लो,
बोलो ऐसा क्यों सर, अभी मैं डिस्कस कर दूंगा इस बात को। वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट को पॉजिटिव करने का मतलब है कि चलो मैं इसको ऐसा करता हूं, -4 कॉमन करके उड़ा सकते हैं हम लोग, या माइनस को कॉमन करके खत्म कर दो। तो माइनस को कॉमन करके हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 4y², ध्यान दो, या फिर -4 कॉमन कर लो आप तो y² हो गया, तो -4 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ y इंटू n+3, माइनस कॉमन कर रहे हैं हम लोग, -4 कॉमन कर रहे हैं ना, तो -4 कॉमन कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा +3n, और ये कितना हो जाएगा तो मैं बोलूंगा -m²/4, और ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 0। बढ़िया से समझना सारे लोग, ध्यान देना सारे लोग। इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूं। रेंज ऑफ द फंक्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रेंज ऑफ द फंक्शन हमारे पास y बिलोंग्स टू दिया हुआ है -4 से 3। इसको मैं इस तरीके से बोल सकता हूं क्या, और y+4 इंटू y-3 को मैं इस तरीके से बोल सकता हूं, मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 0। बोलोगे ऐसा क्यों सर, तो मैं बोलूंगा रेंज है ना, तो इसको जरा तुम सॉल्व करो, वे भी करो मेथड से, साइनस के मेथड से। y का वैल्यू जो आएगा देखना इस सिस्टम इस तो से इंटरवल को फॉलो करेगा। ध्यान दो ना, इसको जरा सॉल्व करो ना तुम लोग, इसको देखो सॉल्व करो तो हमारे पास कितना आ गया बताओ, ये -4 हो गया और ये 3 हो गया। अब बताओ हमारे पास 3 से बड़ा दूसरी पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नेगेटिव यानी -4 से 3, -4 से 3 हमारे पास दिया हुआ है। इसका मतलब y का वैल्यू -4 से 3 दिया हुआ है, तो एक फैक्टर हम लोग y+4 लेते हैं, दूसरा फैक्टर y-3 लेते हैं और लेस देन और इक्वल टू 0 कर देंगे हमको। अब इससे हम लोग क्या करते हैं कि इन इक्वेशन को डेवलप कर लेते हैं। ये कितना आ गया हमारे पास y² और ये -3y + 4y, तो हमारे पास हो जाएगा +y और -12 लेस देन और इक्वल टू 0 हो गया। ध्यान दो बेटा सारे लोग, क्लियर है ना। अब बताओ तुम बढ़िया से समझना, इसको मैंने सेकंड इक्वेशन मान लिया, सेकंड इक्वेशन मान लिया। यहां से जो y का वैल्यू आएगा और यहां से जो y का वैल्यू आएगा, दोनों वैल्यू तो सेम आएगा, है कि नहीं है। तो सेम आने का मतलब क्या है, हमारे पास है रेंज हमारे पास दिया हुआ है -4 से 3। रेंज -4 से 3 कहने का मतलब ये है कि सर यहां से भी जो रेंज आएगा वो -4 से 3 आएगा, यहां से भी जो रेंज आएगा वो हमारे यहां से भी जो रेंज आ रहा है वो -4 से 3 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम हो गया। तो सेम होने का मतलब क्या है, कोएफिशिएंट के रेशियो को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। तो आप बताओ तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम लोग बोल सकते हैं, बताओ y² का कोएफिशिएंट कितना है 1, यहां भी y² का कोएफिशिएंट 1 इक्वल टू y का कोएफिशिएंट -n+3 डिवाइडेड बाय y का कोएफिशिएंट 1 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, तो मैं बोलूंगा 3n - m²/4 डिवाइडेड बाय -12। अब बताओ बेटा क्या m और n का वैल्यू यहां से नहीं निकाल सकते हैं हम लोग, क्या बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इसको कंपेयर करते हुए n का वैल्यू निकाल लो, m का वैल्यू निकाल लो, तो m² + n² का वैल्यू निकल जाएगा। मतलब बोलना क्या चाह रहा हूं कि एक बात ध्यान देना कि हमने यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ y² को पॉजिटिव क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि यहां से जो हमारे पास इन इक्वेशन में y² का जो कोएफिशिएंट आएगा वो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव दोनों का y² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव लेके चलेंगे तभी तो हम लोग कंपेयर करेंगे ना हम लोग। क्योंकि हमारे पास अगर यहाँ पे y² कोएफिशिएंट पॉजिटिव नहीं करते तो एक नेगेटिव हो जाता और एक हमारे पास, सॉरी ये एक हमारे पास पॉजिटिव हो जाता और एक हमारे पास नेगेटिव हो जाता, तो दोनों दो इन इक्वेशन हो जाता, दोनों का साइन डिफरेंट हो जाता, तो हम लोग कंपेयर कैसे कर पाते फिर। मैं जो बोलना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी रेंज में पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चन होगा ना, ध्यान देना, जब भी रेंज में पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चन होगा तो बेटर आपके लिए यही है कि जैसे रेंज का जो निकालने का तरीका होता है उस तरीके को फॉलो करो। फॉलो करने के बाद आपको वहां से पैरामीटर का वैल्यू बिल्कुल उसी तरीके से निकल जाएगा जैसे आप लोग डोमेन में निकालते थे, है कि नहीं। क्लियर है ना सभी को, डाउट है तो और इस पे बेस्ट एक छोटा सा क्वेश्चन दे देते हैं होमवर्क में। क्वेश्चन लिख लो आप, इसका आंसर भी दे दिया हूं मैं। देखो यहां पे भी पैरामीटर लगा हुआ है, रेंज ऑफ द फंक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बिल्कुल इससे पहले मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आइए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं फाइंड द रेंज ऑफ fx इक्वल टू
सिग्नम ऑफ साइन एक्स प्लस सिग्नम ऑफ कॉस एक्स प्लस सिग्नम ऑफ कॉट एक्स प्लस सिग्नम ऑफ tan x। इसकी बात कर लो मैं, जहां पर ये लिख दूं x नॉट इक्वल टू n पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। बढ़िया से समझना, फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, उसी तरीके से क्वेश्चन सेकंड थर्ड भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरे को ना इसका फंक्शन का रेंज चाहिए, तो याद करो डोमेन ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पर डोमेन के बारे में हम लोग को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। तो जब सिग्नम से रिलेटेड डोमेन रेंज निकालना हो, या फिर मैं आपको बार बार बोल रहा हूं दो फंक्शन का कंपोजिशन है ना, अब दो फंक्शन के कंपोजिशन के हेल्प से अगर दो फंक्शन का कंपोजिशन का मेरे को रेंज निकालना हो, या दो से ज्यादा फंक्शन का कंपोजिशन होगा उसका रेंज निकालना हो, तो उसका कॉन्सेप्ट हम लोग जस्ट इसके आगे पढ़ेंगे, रेंज में ही पढ़ेंगे कि कंपोजिट फंक्शन का रेंज हम लोग निकालते कैसे हैं। बट सिग्नम की जहां तक बात है ना, तो सिग्नम को आप पहले ब्रेक कर दो आप। तो सिग्नम को ब्रेक करने का मतलब क्या है, सिग्नम को सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है कि इनपुट का वैल्यू हम लोग चेक करेंगे। तो यहां से हमारे पास x नॉट इक्वल टू n पाई बाई 2 दिया हुआ है। जरा सोचो, अगर n का वैल्यू 0 रखेंगे ना तो x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, n का वैल्यू अगर 1 रखेंगे ना तो x का वैल्यू पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, x का वैल्यू अगर हम लोग 2 रखेंगे ना तो x का वैल्यू पाई नहीं होना चाहिए। मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, यहां से अगर मैं ऑब्जर्व करूं ना तो x का वैल्यू जो है पाई का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होगा और पाई बाई 2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होगा। मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं? तो आप बताओ सिग्नम ऑफ साइन एक्स का वैल्यू को हम लोग कैसे प्रेडिक्ट करें? तो कैसे प्रेडिक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि साइन एक्स का वैल्यू देख लो कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, कॉस एक्स का वैल्यू देख लो कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, कॉट एक्स और tan एक्स का वैल्यू देख लो कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा। मैं जो बोलना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है ना? तो बोलो सर साइन कॉस कॉट और tan तो सर डिफरेंट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो हमारे पास 4 ही क्वाड्रेंट है ना, तो 4 क्वाड्रेंट है तो 4 केसेस को लेकर चल दो। 4 केसेस को लेकर चलने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं x का वैल्यू, ध्यान देना सॉल्यूशन की मैं बात करूं, y इक्वल टू, अगर मैं x का वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में लेता हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की मैं बात करता हूं। आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, है कि नहीं है? तो हमारे पास 0 से 2 पाई के बीच में वैल्यू निकाल दो, 2 पाई से 4 पाई के बीच में भी वैल्यू वही होगा, 4 पाई से 6 पाई के बीच में भी वैल्यू वही होगा। तो 0 से पाई बाई 2 हमने एक ले लिया इंटरवल, तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव ही होते हैं, तो ये पॉजिटिव सिग्नम पॉजिटिव 1, ये पॉजिटिव सिग्नम पॉजिटिव 1, कॉट एक्स पॉजिटिव सिग्नम पॉजिटिव 1, ये भी पॉजिटिव 1। इसका मतलब y का वैल्यू हमारे पास कितना निकल गया? 4, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। लेकिन जैसे ही हमारे पास पाई बाई 2 से x का वैल्यू अगर हम लोग ले लेते हैं पाई के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो सिग्नम पॉजिटिव का वैल्यू 1, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो सिग्नम नेगेटिव का वैल्यू -1 प्लस 1 तो कैंसिल हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में ये भी नेगेटिव होता है ये भी नेगेटिव होता है, तो ये सिग्नम का वैल्यू -1 और ये -1 तो -1 और -1 हो गया -2। क्लियर है ना? अब हमारे पास x का वैल्यू ले लेते हैं पाई से लेकर करके 3 पाई बाई 2, थर्ड क्वाड्रेंट की मैं बात कर लेता हूं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो पता है आपको tan और cot पॉजिटिव होता है, तो tan और cot पॉजिटिव होता है तो ये दोनों का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 1 2, और ये दोनों नेगेटिव हमारे पास हो जाएगा। ध्यान देना, ये नेगेटिव हुआ तो सिग्नम नेगेटिव -1, ये नेगेटिव तो सिग्नम नेगेटिव -1, तो -1 ये हो गया -2 और ये +2 तो हो गया फिर हमारे पास क्या 0। उसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे 3 पाई बाई 2 से लेकर के 2 पाई तक बात करते हैं हमारे पास। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो आपको पता है कि हमारे पास सेक एंड कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी तो सारा नेगेटिव ही होता है। तो ये नेगेटिव हो गया तो यहाँ वैल्यू -1 हो गया, ये पॉजिटिव हो गया तो +1 हो गया, तो +1 -1 कैंसिल हो गया। अब ये भी नेगेटिव ये नेगेटिव तो ये -1 और ये -1, इसका मतलब ये हुआ -2। What does it mean by this? It means only that sir कि रेंज ऑफ द जो फंक्शन हमारे पास होगा ना सिर्फ ये 3 वैल्यूज ही होगा, -2 0 और 4। समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। देख लो बच्चों सारे लोग, सेकंड में y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस साइन x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 प्लस साइन x बाई 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 प्लस साइन x बाई 3
प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n प्लस साइन x बाई n। मेरे को रेंज निकालना है। मैं यहां पर दे देता हूं डोमेन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to पाई। याद करो, इसके पहले लेक्चर में ही हमने बता रखा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन से रिलेटेड जब भी रेंज निकालने के लिए क्वेश्चन आपके पास हो तो उसका कोई सिस्टमैटिक वे नहीं है, कोई क्लासिकल मेथड नहीं है। जस्ट डोमेन का वैल्यू निकालना है और डोमेन के वैल्यू को ऑब्जर्व करते हुए y का वैल्यू पे पहुंच जाना है कि डोमेन का वैल्यू अगर मैं ये पुट करूं तो y का क्या क्या वैल्यू हमारे पास निकल सकता है। बस यही दिमाग में आपको रखना है ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चन में और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन वाले क्वेश्चन में। तो पहले एक बात बताओ, इसको सिंपलीफाई तो हम लोग कर सकते हैं, डोमेन क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है तो डोमेन के बारे में हम लोग को सोचने की जरूरत नहीं है। तो सिंपलीफाई करें तो आपको सिंपलीफाई करने का मतलब क्या हुआ कि आप बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इंटीजर का समेशन है, तो इस इंटीजर को तो हम लोग बाहर ग्रेटेस्ट के कर सकते हैं। तो ये बाहर 1 आ जाएगा, इसका बाहर 2 आ जाएगा, इसका बाहर 3 आ जाएगा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ना 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x प्लस 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x बाई 2। उसी तरीके से 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x बाई 3 प्लस ये अप टू चला जाएगा n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x बाई n। अब बताओ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n, सम ऑफ n नेचुरल नंबर के फंडे से n इंटू n प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा, प्लस ये सारे ब्रैकेट को एक साथ लिख दो आप। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x बाई 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x बाई 3 प्लस अप टू चला जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x बाई n। अब हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे क्या कि डोमेन का वैल्यू दिया हुआ है 0 से लेकर के पाई के बीच अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तुम जरा बताओ, ध्यान देना, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, और सारे इंटीजर का सम तो ऑलवेज इंटीजर ही होगा, आपको पता ही है। अब जरा तुम सोचो कि अगर हम लोग x का वैल्यू 0 लेते हैं, बढ़िया समझना, x का वैल्यू 0 लेते हैं तो 0 साइन 0 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, मतलब x का वैल्यू 0 ले तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहां से y का जो वैल्यू होगा ना वो n इंटू n प्लस 1 बाई 2 प्लस 0, प्लस 0 का मतलब 0 ही है कि नहीं। अब जरा तुम सोचो कि अगर x का वैल्यू पाई लेते हैं तो पाई लेते हैं तो हमारे पास तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ध्यान देना, अब यहां बताओ पाई लेंगे तो साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 का वैल्यू जब भी होगा तो 1 से छोटा ही होगा। साइन पाई बाई हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई अगर एक x का वैल्यू हमारे पास, ध्यान देना मेरी बात को, x का वैल्यू पाई लेते हैं तो साइन पाई बाई 3 हो जाएगा तो 1 से कम, फिर हमारे पास साइन पाई बाई 4 हो जाएगा तो वो भी 1 से कम, 0 से 1 के बीच में, तो सारे का ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। मतलब यहां से लेकर आगे जो भी कंपेयर करें ना, यहां से लेकर के आगे जो भी टर्म होगा ना, x का वैल्यू पाई पे सारे का ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 0 हो जाएगा, और x का वैल्यू पाई पे हमारे पास इसका वैल्यू क्या लेंगे तो साइन पाई बाई 2 1 और 1 का ग्रेटेस्ट 1। इसका मतलब ये हुआ कि y का वैल्यू जो हमारे पास होगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2 प्लस 1। ये ध्यान देना, ये 0 कब हुआ जब x का वैल्यू 0 लिया, ये प्लस 1 कब हुआ जब x का वैल्यू पाई लिया। अब जब तुम सोचो कि दोनों के बीच का हम कुछ भी वैल्यू ले रहे हैं, 0 से पाई के बीच का, तुम ऑब्जर्व कर लो, बढ़िया समझना, 0 से पाई के बीच में कुछ भी वैल्यू ले लो, कुछ भी, सपोज करो पाई बाई 2 ही लेते हैं तो पाई बाई 2 पे ये तो 1 हो गया, बढ़िया समझना, ये 1 हो गया। अब पाई बाई 2 पुट करेंगे हमारे पास तो ये तो वैल्यू 0 से 1 के बीच में जाएगा, तो ये वाला वैल्यू 0 से 1 के बीच में जाएगा, तो प्रत्येक का ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या होता चला जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ सर कि 0 से पाई के बीच में कुछ भी वैल्यू लोगे ना सर तो ये पूरी का वैल्यू 1 होगा। ध्यान देना, 0 से पाई के बीच में, 0 की बात नहीं कर रहा हूं, एक बात समझने की कोशिश करना, क्लियर है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि रेंज में ना सिर्फ ये 2 पॉइंट पार्टिसिपेट करेगा कि रेंज ऑफ द जो फंक्शन हमारे पास होगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2 और n इंटू n प्लस 1 बाई 2 प्लस 1। समझ में आ रहा है ना सबको, क्लियर है ना, कोई डाउट है किसी को। तो चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। ठीक है ना बच्चों, अब और लेके चलते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन को हम लोग
डिफरेंशिएशन से कैसे निकालेंगे, मतलब कि हम लोग हेडिंग दें रेंज बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन मेथड। बोलो डिफरेंशिएशन की जरूरत क्यों पड़ गई सर? तो पड़ गई ना, ध्यान देना, डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन को निकालने में, लिटिल बिट, मतलब ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन बोल सकते हैं, मतलब इट डजंट मीन कि ग्रेटेस्ट आई मीन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन की ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगा ही होगा। बट अभी ये जान लो कि डिफरेंशिएशन से कैसे निकालते हैं। अभी हम लोग ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू पे दिमाग खराब करने की कोशिश नहीं करेंगे, रीजन बिहाइंड इट वो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ेंगे उस टॉपिक को। तो अभी सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन से हम लोग रेंज निकालते कैसे हैं, तो निकालने के पहले कुछ एक पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स को अच्छे से समझना है, फिर उसका यूज करने का हम लोग तरीका पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे, ध्यान देना, फॉर अ डिफरेंशिएबल फंक्शन y equal to fx whenever function increases then f dash x greater than or equal to 0। ध्यान देना मेरी बात को, ये तभी हमारे पास होगा जब fx हमारे पास होना चाहिए वो नॉन कांस्टेंट फंक्शन होना चाहिए। fx इज नॉन कांस्टेंट फंक्शन। अभी इस पे दिमाग मत खराब करो, आप बस ये ध्यान देना कि डिफरेंशिएबल फंक्शन हमारे पास कोई है। अब बोलोगे डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है सर, तो मैं फिर बोलूंगा डिफरेंशिएबल फंक्शन उसको बोलते हैं जो फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस होता है, तभी फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी का चांस बढ़ता है। तो बोलोगे फिर कंटिन्यूअस की बात आ रही है, तभी मैं फिर बोल रहा हूँ कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल। इसके बाद पे अभी थोड़ी देर के लिए स्टॉप करो, अभी बस ये जान लो आप छोटी सी बात कि हमारे पास कि किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और डिफरेंशिएशन का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अंडर द डोमेन आता है, तो मैं बोलूंगा कि वो फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। बस जैसे इसको एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। सपोज करो हमने y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा ले लिया, डोमेन हमारे पास x का वैल्यू अल्फा से बीटा के बीच में। ग्राफ को देखते हुए लग रहा होगा ये फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग फंक्शन को कुछ इस तरीके से हम लोग इंडिकेट करेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। फंक्शन इंक्रीजिंग है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसका मतलब है कि इसका डेरिवेटिव अल्फा से बीटा के बीच में ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो मैं यहां से बोलूंगा कि इसका जो f डैश x जो होगा ना वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा इसका सेंस क्या हुआ, तो सेंस हुआ ना कि हमारे पास जब इंक्रीजिंग फंक्शन होगा अल्फा से बीटा के बीच में, तो जरा प्रैक्टिकली ग्राफ से सोचो कि हमारे पास फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कहां पे मिलेगा, एट x इक्वल टू अल्फा पे। मैक्सिमम वैल्यू कहां पे मिलेगा, एट x इक्वल टू बीटा पे। तो यहाँ पे बोल सकते हो कि y का जो मिनिमम वैल्यू मिला वो एट x इक्वल टू अल्फा पे मिलेगा एंड इज इक्वल टू f ऑफ अल्फा हो गया। y का जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा वो एट x इक्वल टू बीटा पे मिलेगा और दैट इज इक्वल टू f ऑफ बीटा हमारे पास हो गया। तो यहाँ पर ध्यान देना कि मिनिमम वैल्यू f ऑफ अल्फा आ गया, मैक्सिमम वैल्यू f ऑफ बीटा आ गया। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ना कि रेंज ऑफ द जो फंक्शन हमारे पास होगा f ऑफ अल्फा से लेकर करके f ऑफ बीटा, है कि नहीं। लेकिन बोलो सर इसको यूज कैसे करेंगे, ग्राफ बन जाएगा तब ना। तो ग्राफ बन जाएगा सर भाई, वो सोचोगे ग्राफ अगर बन गया तो ये सब की जरूरत ही नहीं है। तो जी हाँ, ग्राफ अगर बन गया तो ये सब की जरूरत नहीं है।
तो बट मेरा इंटेंशन यहाँ पे है कि बिना ग्राफ को बनाए हुए इसको यूज करना है। तो बोलो वो कैसे? तो ऐसा कि तुम जरा सोचो कि कोई फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग हुआ, तो बोलो वो कैसे सोचेंगे? तो उसको डिफरेंशिएट तो आप कर सकते हो, 11th में इतना तो पढ़ चुके होगे, तो डिफरेंशिएट कर लो और देख लो डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या 0 या 0 से बड़ा आया कि नहीं, आई मीन टू से ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आया कि नहीं। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया अंडर द डोमेन अल्फा से बीटा, तो पक्की बात है फंक्शन इंक्रीजिंग नेचर का हो गया। और इंक्रीजिंग नेचर का होने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास डोमेन का जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो वैल्यू है उस पे मिनिमम वैल्यू मिलेगा, डोमेन का जो राइट हैंड साइड वाला पॉइंट है उस पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। देयरफॉर मिनिमम से मैक्सिमम उस फंक्शन का क्या कहलाया बेटा? रेंज। मतलब यहाँ पे ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, बस जैसे हमने ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन लिया, मैंने ग्राफ को समझाने के लिए लिया है। समझ में आ रहा है? तो ये कॉन्सेप्ट को कैसे यूज कर रहे हैं क्वेश्चन में समझ में आ रहा है ना, कि हमारे पास फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद देख लेंगे कि क्या अंडर द डोमेन हमारे पास डिफरेंशिएशन का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो हमारे पास आई मीन से लेफ्ट एंड पे फंक्शन का कम से कम वैल्यू मिलेगा, राइट एंड पे फंक्शन का सबसे ज्यादा वैल्यू मिलेगा। देयरफॉर रेंज ऑफ द फंक्शन मेरे पास क्लियर है ना? तो चलो इसी को थोड़ा और बढ़ाएंगे हम लोग, आई मीन सेकेंड पॉइंट में। बस ये कॉपी जो सुबह बढ़ाने के लिए है, बस ध्यान देना, बट पॉइंट आपको बस ऐसे ही याद रखना है कि हमारे पास f' निकालना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आया तो इंक्रीजिंग, तो बोलेंगे लेस देन और इक्वल टू 0 आया तो बोलेंगे डिक्रीजिंग, सीधी सी बात है। तो इसी को मैं सेकंड पॉइंट पे ऐसा कर देता हूं कि फॉर अ डिफरेंशिएबल फंक्शन y इक्वल टू fx व्हेनेवर फंक्शन डिक्रीजेस then f' is less than or equal to 0 provided fx is non constant function। यहाँ पे भी लेके चलेंगे, और मैं फिर बोल रहा हूँ नॉन कांस्टेंट पे भी दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? इसको ग्राफिकली कुछ इस तरीके से समझ लो आप, फंक्शन डिक्रीजिंग कुछ ऐसा लेते हैं हम लोग, y इक्वल टू fx, डोमेन की बात करते हैं तो हम लोग ले लेते हैं ये अल्फा और ये ले लेते हैं बीटा। बताओ f जो हमारे पास है डिक्रीजिंग नेचर का ग्राफ है, आई मीन टू से कि इसका जो f' हमारे पास है वो लेस देन और इक्वल टू 0 हमारे पास है, तो बता सकते हो ग्राफ को देखते हुए y का मिनिमम वैल्यू कहां पे मिलेगा? तो बोलो सर y का मिनिमम वैल्यू तो मेरे ख्याल से लग रहा है बीटा पे मिलेगा, और y का मैक्सिमम वैल्यू कहां पे मिलेगा? तो अल्फा पे मिलेगा। तो यहां से y जो मिनिमम होगा वो एट x इक्वल टू बीटा पे होगा, और बीटा पे होगा तो होगा क्या? तो मैं बोलूंगा f ऑफ बीटा, x का वैल्यू बीटा हमारे पास y इक्वल टू fx में पुट कर देंगे। तो उसी तरीके से y का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो at x इक्वल टू अल्फा पे मिलेगा, एंड दैट इज इक्वल टू f ऑफ अल्फा। देयरफॉर रेंज ऑफ द जो फंक्शन हमारे पास निकल गया f ऑफ बीटा से लेकर के f ऑफ अल्फा। समझ में आ रहा है सबको ना? तो यहां से देखो दो पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं, बढ़िया से समझना कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ, दो तरीके से इंक्रीजिंग को चेक कर सकते हैं, या तो ग्राफिकल अप्रोच, तो बोलो ग्राफिकल अप्रोच हम लोग का भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल आई एग्रीड अभी अच्छा नहीं, क्योंकि मैंने अब ग्राफ भी पढ़ाया नहीं है। ग्राफिकल अप्रोच पढ़ा दूंगा तो गारंटी बोलोगे कि ग्राफिकल अप्रोच इज द बेस्ट अप्रोच। एनीवे लेट मी कम टू द पॉइंट। तो मैंने क्या बोला कि अगर फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग है, चेक करने का तरीका तो उसका f' निकाल लेना, f' का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो इंक्रीजिंग, लेस देन और इक्वल टू 0 होगा तो डिक्रीजिंग। और मैं अभी फिर इस पे बहस ज्यादा नहीं करना चाह रहा हूं, आई मीन इस पे आर्गुमेंट ज्यादा नहीं करना चाह रहा हूं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे, बस आप इस दो पॉइंट को भी लर्न करना। अब बोलो ये सर कि हमारे पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं हुआ तो बोलेंगे उसके लिए भी आगे स्टेप हम लोग दे रहे हैं। समझ में आ रहा है कि f' हमने निकाला और साइन पता ही नहीं चल पा रहा हूं, है कि नहीं? बट वो थर्ड वाले को समझने से पहले हम लोग आइए इस पे बेस्ट एक एग्जांपल से कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे सपोज करो हमने बोल दिया फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स, ध्यान देना सारे लोग, फॉर ऑल x, या फिर ऐसा मत करो ऑल x बिलोंग्स टू r मत करो, ऐसे ही x क्यूब प्लस एक्स रेंज निकालना है इसका। अब रेंज निकालने के लिए आप पहले बताओ कि y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स है, डोमेन ऑफ द फंक्शन तो हमारे पास x बिलोंग्स टू r हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब यहां पर दिमाग ये लगा लोगे कि सर ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑड है तो इसका रेंज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होगा, आपने पहले बता रखा है कि नहीं है बेटा? याद करो। तो बोलो बिल्कुल याद है कि रेंज ऑफ द जो फंक्शन होगा वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होगा ड्यू टू पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑड, है कि नहीं?
अब मैं बोलूंगा कि मैं नहीं जानता पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑर्डर इवन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। मैं अभी जस्ट इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट को लेकर के इस क्वेश्चन को बनाना चाहता हूं। तो ध्यान देना मेरी बात को, मेथड 2 की मैं बात करता हूं। सिंस y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स, मेरे को चेक करना है इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है या दोनों में से कोई नहीं है, चेक करना है। तो चेक करने का मैंने बताया ना दो तरीका, एक तो ग्राफिकल अप्रोच और एक एनालिटिकल अप्रोच वाया डिफरेंशिएशन। ग्राफिकल अप्रोच को अभी साइलेंट करेंगे क्योंकि हम लोग उसको पढ़े नहीं है। तो चलो आप बताओ, एनालिटिकल अप्रोच में dy बाई dx की अगर हम लोग बात करते हैं ना तो कितना आ गया बताओ, 3x स्क्वायर प्लस 1। और क्या आपको लग रहा है 3x स्क्वायर प्लस 1 x के सारे वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा? जस्ट लिसन टू मी, पॉजिटिव होगा कहने का मतलब क्या हुआ कि ग्रेटर देन 0 हो गया सर। देयरफॉर जो f हो गया ना वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया किस में? इन व्हाट? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया तो पक्की बात है कि लेफ्ट इंड पे वैल्यू सबसे कम मिलेगा और राइट इंड पे वैल्यू सबसे ज्यादा मिलेगा। तो लेफ्ट इंड पे वैल्यू आई मीन टू से y का वैल्यू हमारे पास एट x इक्वल टू माइनस इंफिनिटी। तो माइनस इंफिनिटी पे तो लिमिट का ही कॉन्सेप्ट चलेगा, मैंने बता रखा है आपको। आई मीन मैं यहाँ पे लिखना उचित नहीं समझ रहा हूँ। तो माइनस इंफिनिटी पर पूरे का वैल्यू जो चला जाएगा माइनस इंफिनिटी, और y का वैल्यू एट x इक्वल टू प्लस इंफिनिटी पे चला जाएगा। क्या हमारे पास बताओ? इक्वल टू प्लस इंफिनिटी। तो यहाँ पर से बोल सकते हैं ना कि रेंज ऑफ द जो फंक्शन हमारे पास हो गया वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में चला गया। मतलब यहां से डिफरेंशिएशन से भी आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का फंडे को ध्यान में रखते हुए। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? डाउट है? नहीं ना? चलो इसको और एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। देखो बेटा समझो अच्छे से। अब तुम एक बात बताओ, अगर हमने सेकंड क्वेश्चन ले लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और डोमेन ऑफ y दे दिया हमने x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। बढ़िया से समझ लो। और मेरे को ना रेंज ऑफ द फंक्शन चाहिए। लिसन टू मी। तो बोलो सर ग्राफिकल अप्रोच अच्छा है। ग्राफिकल अप्रोच हमने डिस्कस कर रखा है, क्यों? क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर रखा है ऐसा क्वेश्चन, तो इसको उस तरीके से भी बना सकते हो। दूसरा मेथड ये हुआ हमारे पास, ध्यान देना मेरी बात को, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हुआ। अब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 के लिए चेक कर लेते हैं फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने का सबसे आसान सा तरीका dy बाई dx हम लोग यूज कर सकते हैं। तो dy बाई dx करेंगे तो ये 2x हो जाएगा और -1 हो जाएगा। अब बताओ x का वैल्यू 1/2 या 1/2 से बड़ा? तो 1/2 या 1/2 अगर रखते हैं हमारे पास तो ये पूरे का वैल्यू 0 हो जाएगा। 1/2 से बड़ा कुछ भी रखेंगे तो पूरे का वैल्यू पॉजिटिव होगा। देयरफॉर dy बाई dx का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया। आई मीन टू से कि f जो हमारे पास हो गया वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया तो मिनिमम वैल्यू किस पे मिलेगा? तो मैं बोलूंगा लेफ्ट एंड ऑफ द डोमेन पे, मैक्सिमम वैल्यू द राइट एंड ऑफ द डोमेन पे। तो लेफ्ट एंड हमारे पास क्या है बताओ कि सर x का वैल्यू हमारे पास है 1/2 से लेकर के इंफिनिटी पे। देयरफॉर y का जो मिनिमम वैल्यू मिलेगा वो एट x इक्वल टू 1/2 पे मिलेगा। एंड इक्वल टू होगा क्या? तो एट x इक्वल टू 1/2 पुट कर दो हमारे पास, तो ये 1/4 हो गया, -1/2 प्लस 1 सिंपलीफाई करेंगे, 4 एलसीएम लेंगे तो ये 1 - 2 + 4 आई मीन टू से 3/4 हो गया। y का मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास इंफिनिटी चला जाएगा। तो देयरफॉर रेंज ऑफ द जो फंक्शन हम लोग बोलेंगे, ध्यान देना 3/4 से लेकर करके इंफिनिटी तक। समझ में आ रहा है ना सबको? क्लियर है ना? कोई डाउट है? नहीं ना? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले कॉन्सेप्ट को ना इस तरीके से भी हम लोग समझते हैं। ध्यान देना सारे लोग। देखो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले कॉन्सेप्ट को ना कुछ हम लोग विदाउट डिफरेंशिएशन भी समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एक बात बताओ आप, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन ही y इक्वल टू fx, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है ना? तो इंक्रीजिंग का कुछ इसको इस तरीके से समझ सकते हैं क्या? अगर x का वैल्यू हमने अल्फा पुट किया तो यहां से y का वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे मिलेगा f ऑफ अल्फा मिलेगा। लेकिन x का वैल्यू जैसे ही थोड़ा सा मैं बढ़ाता हूं तो y का वैल्यू भी थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा इसके कंपैरेटिवली, तो ये f ऑफ बीटा मिलेगा। ऐसा ही ना? तो इसका मैथमेटिकल सेंस ये हुआ कि अल्फा लेस देन बीटा, दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ अल्फा इज आल्सो लेस देन f ऑफ बीटा, है कि नहीं? डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए अगर मैं बात करूं तो डिक्रीजिंग फंक्शन कुछ ऐसा ले लेता हूं मैं, y इक्वल टू gx, ये f हमारे पास इंक्रीजिंग ले लिया और यहाँ पर g हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन ले रहा हूं मैं। इसका मैथमेटिकल सेंस तो हमारे पास ये x का वैल्यू अल्फा ले लिया तो y का वैल्यू यहाँ से हमारे पास g ऑफ अल्फा हो गया।
लेकिन जैसे ही x का वैल्यू बढ़ाता हूं मैं, बीटा लेता हूं मैं, तो y का वैल्यू देख रहे हो ना, ये घट जा रहा है, g ऑफ बीटा, है ना। तो इसको मैथमेटिकली हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं ना कि अल्फा लेस देन बीटा, दिस इंप्लाइज दैट g ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन g ऑफ बीटा, बोल सकते हैं ना। अब बोलो सर ये बताना क्यों चाह रहे हो? बताना इसलिए चाह रहा हूं बेटा कि जरा सोचना कि डोमेन अगर मेरे पास अल्फा लेस देन बीटा, हमारे पास डोमेन ये दिया हुआ है, मेरी बात को समझना कि x का वैल्यू कुछ इंटरवल में दिया हुआ है और दोनों तरफ मैं इंटरवल में ना फंक्शन लगाना चाह रहा हूं मैं, तो उस फंक्शन का नेचर आप प्रेडिक्ट कर लेना, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो लोग वो कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? बोलेगा अरे यार बाहर से जो फंक्शन लगेगा, लाइक क्या लगेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, या जो फंडामेंटल फंक्शन हम लोग पढ़ रखे हैं फंक्शन में, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम, लॉग, एक्सपोनेंशियल, कुछ ऐसे ही लगेगा ना। तो सारे फंडामेंटल फंक्शन का ग्राफ तो आपको क्लियर है ही, ग्राफ से तो ऑब्जर्व कर ही सकते हो, वो फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, वो फंक्शन इंक्रीजिंग, ये फंक्शन डिक्रीजिंग अंडर द डोमेन दिस वन। जो मैं बोलना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है ना, राइट है ना। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि डोमेन, अंडर द डोमेन अगर बेसिक फंक्शन मेरे पास पता है कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो तुम्हें दिमाग में ये रख लेना है कि उस फंक्शन के दोनों तरफ, आई मीन टू से उस इंटरवल के दोनों तरफ अगर सेम फंक्शन में को लगा दूं और वो फंक्शन इंक्रीजिंग नेचर का है, तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसी तरीके से अगर हमारे पास जिस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, सॉरी डिक्रीजिंग है, और उस इंटरवल में दोनों तरफ फंक्शन लगाओ, तो फंक्शन चेक कर लेना डिक्रीजिंग है तो फंक्शन लगाओगे तो द साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट रिवर्स्ड। आई बात समझ में कि नहीं? और ये ध्यान देना, इंप्लाइड एंड इंप्लाइड बाय आल्सो, इंप्लाइड एंड इंप्लाइड बाय आल्सो होता है। बट अभी मैं इसकी बात को फोकस नहीं कर रहा हूं कि व्हाट डज इट मीन बाय इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय, इसका सेंस यहाँ पे क्या है, इसका सेंस भी हम लोग पढ़ेंगे मोनोटोनिसिटी में। मोनोटोनिसिटी आई मीन टू से कि जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करेंगे। तो अभी मैं इसके इंप्लाइड एंड इंप्लाइड बाय पे फोकस नहीं कर रहा हूं, बस फोकस मैं इस बात पे कर रहा हूं कि कोई हमारे पास एक डोमेन दिया हुआ है, उस डोमेन में ना अगर दोनों तरफ फंक्शन लगाना हो ना, तो उस फंक्शन का आप नेचर चेक कर लेना, ऑब्जर्व कर लेना कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है तो दोनों तरफ बड़े आराम से फंक्शन लगाओ, इनइक्वालिटी के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर हमारे पास डिक्रीजिंग है, दोनों तरफ फंक्शन लगाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब बोलो सर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हुआ तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हुआ तो वो भी क्वेश्चन करेंगे ऑब्जर्वेशन से। कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। प्रैक्टिकली सोचो ना कि जो इंटरवल दिया गया उस इंटरवल में या तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या फिर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, बहुत ज्यादा होगा तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का दोनों का चांस बनेगा, कुछ पार्ट के लिए इंक्रीज करेगा कुछ पार्ट के लिए डिक्रीज करेगा, यही होगा ना। तो हम लोग तीनों केस को डिस्कस कर देंगे तो क्वेश्चन कैसा भी होगा खत्म हो जाएगा फिर, है कि नहीं? आइए लेके चलते हैं। लेकिन ध्यान देना एफ डैश एक्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ना उसका एक लिमिटेशन है। बिल्कुल लिमिटेशन क्या है सर? तो अभी ज्यादा इस पे दिमाग नहीं खराब करना। लिमिटेशन यही है कि जो फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे उसी के लिए ये एप्लीकेबल है। मतलब बोलो ये कैसे प्रेडिक्ट कर पाएंगे? तो ये आगे प्रेडिक्शन होगा बेटा जब कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ लोगे तब। अभी उस पे बेस्ट क्वेश्चन दिमाग खराब मत करना। मतलब ये बस थोड़ा सा मैं एक रफली आइडिया दे देता हूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड, सिग्नम एक्स से रिलेटेड, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन से रिलेटेड एफ डैश एक्स का कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश नहीं करना। और वैसे भी मैं बता चुका हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, सिग्नम एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो अंडर द डोमेन वैल्यू पुट करो और ऑब्जर्व करो, दैट विल बी द रेंज। उसका सिंपल तरीका यही है और कोई बढ़िया तरीका नहीं है। आई मीन टू से और कोई सिंपल तरीका नहीं है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना? ओके, ध्यान देना। इसमें बेस्ट एक दो एग्जांपल समझते हैं हम लोग। जैसे सपोज करो हमने क्वेश्चन में ये दे दिया, इफ y इक्वल टू साइन ऑफ या 3 साइन स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर, मेरे को रेंज ऑफ y चाहिए। अब यहां से ध्यान देना कंपोजिट फंक्शन का भी आ गया हमारे पास। कंपोजिट फंक्शन है ना, साइन है, स्क्वायर रूट है और हमारे पास अंदर पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो मान के चलो कि हम लोग एक कंपोजिट फंक्शन का रेंज निकालने का तरीका पढ़ रहे हैं कि कंपोजिट फंक्शन का रेंज हम लोग कैसे निकालेंगे। मैं जो बोलना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना? ओके, तो आप पहले बताओ कि सबसे पहले तो डोमेन हम लोग निकालेंगे फॉर y टू बी डिफाइंड। क्या साइन तो ऑलवेज डिफाइंड होता है, स्क्वायर रूट को डिफाइन कर दो
तो पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आई मीन टू से एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 16 मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू पाई बाय 4। आई मीन टू से कि माइनस पाई बाई 4 से x का वैल्यू पाई बाई 4 के बीच में लाई करेगा। तो डोमेन ऑफ द जो फंक्शन हमारे पास हो गया, ध्यान देना बेटा, माइनस पाई बाई 4 से लेकर के प्लस पाई बाई 4। अब ध्यान देना, डोमेन जब आपने निकाल लिया ना, तो रेंज निकालना हो कंपोजिट फंक्शन में, तो आप सबसे पहले क्या करो ना कि जो सबसे अंदर, आई मीन टू से जो सबसे अंदर फंक्शन है, सबसे अंदर फंक्शन कौन सा हुआ पहले बताओ? पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x के वैल्यू के हेल्प से ना पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर के वैल्यू पे पहुंच जाओ बेसिक मैथमेटिक्स के फंडे को लगाते हुए। फिर उसका स्क्वायर रूट ले लो, फिर उसमें साइन लगा दो। तो वो लोग ये कैसे लगाएंगे सर? स्क्वायर रूट तो समझ में आ रहा है, बट साइन भी कैसे लगाएंगे? तो बस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के फंडे को ध्यान में रखते हुए। वो कैसे, आइए डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। आप बताओ, x का वैल्यू हमारे पास माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 के बीच में है ना? अब वहां से हम लोग पहले एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू स्क्वायरिंग करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 16 हो गया ये हमारे पास, है कि नहीं है? फिर माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू की बात करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस पाई स्क्वायर बाय 16 लेस देन और इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0 हो गया। पाई स्क्वायर बाय 16 दोनों तरफ ऐड कर दो, तो ये हमारे पास ऐड करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। लेस देन और इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 16। पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकल गया बेटा। ध्यान देना, बाहर से क्या लग गया है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लगाने का तरीका बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। और अगर दिमाग उस पे नहीं लगाना चाहते हो तो y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। वैसे भी जब तुम सोचो ना कि x का वैल्यू बढ़ाते चले जाओगे तो y का वैल्यू भी तो बढ़ते चला जाएगा। इंक्रीजिंग फंक्शन तो हो ही गया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक इंटरवल दिया हुआ है हमारे पास और स्क्वायर रूट लगाएंगे तो इनइक्वालिटी के सेहत पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस इंटरवल में स्क्वायर रूट इंक्रीजिंग फंक्शन हमारे पास है। तो लगा दो स्क्वायर रूट ऑफ 0 तो 0 हो जाएगा। लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट बोलेंगे तो पाई बाई कितना हो गया? 4। अब तुम बताओ कि मेरे को बाहर में लगाना क्या है? साइन। अब तुम देखो कि साइन का हमारे पास जो आर्गुमेंट होगा वो ये होगा, पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो अब बताओ इसका वैल्यू 0 से पाई बाय 4 के बीच में है, तो देखना है 0 से पाई बाय 4 के बीच में साइन का ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो साइन का ग्राफ को तो सबको पता है कि साइन का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। साइन एक्स का कुछ इस तरीके से ग्राफ होता है ना, ये 0 होता है और ये पाई बाय 2 होता है कि नहीं? तो देखो 0 से पाई बाय 2 तक में साइन एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो पक्की बात है भैया 0 से पाई बाय 4 भी लूंगा तो साइन एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। What does it mean by this? It means only that sir कि अगर साइन सब तरफ लगा दूंगा ना तो there is no change of the sign of inequality। इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट से तो लगाओ साइन, तो साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 लेस देन और इक्वल टू साइन स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू साइन पाई बाय 4 का वैल्यू होता है 1/√2। अब 3 से मल्टीप्लिकेशन है तो 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो सारे तरफ। तो जैसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 लेस देन और इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो y लिख दे सकते हैं इसको हम लोग y लेस देन और इक्वल टू 3/√2। देयरफॉर देख लो बेटा रेंज ऑफ द फंक्शन हमारे पास आ गया क्या? 0 से 3/√2। आ रहा है समझ में ना? ध्यान दे रहे हैं ना सभी लोग? क्लियर है ना? देख रहे हैं कैसे यूज कर रहे हैं ना? मेन यूज हो रहा है हमारे पास यहां से कि स्क्वायर रूट इंक्रीजिंग फंक्शन है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, हम सारे तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, देयर इज नो चेंज ऑफ द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। अब बोलो सर अगर हमारे पास यहाँ पे कॉस होता तो ध्यान देना कॉस अपना जो रोल है इसके बाद प्ले करता कि 0 से पाई बाय 4 के बीच में कॉस का ग्राफ, ध्यान देना डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। तो अगर कॉस लगाते यहाँ पे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता, tan होता तो चेंज नहीं होता, cot होता तो चेंज हो जाता। मतलब ये हो कैसे रहा है, क्यों हो रहा है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर के कारण। मैं जो बोलना चाहूँ समझ में आ रहा है? जैसे आप सपोज करो कि अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन में ये दे देता, ध्यान देना कि हमने क्वेश्चन में ये कह दिया होता है कि y इक्वल टू लॉग बेस 1/5 दिस वन, और मेरे को इसका रेंज चाहिए। बढ़िया से समझना सारे लोग, इसका रेंज चाहिए। तो इसके रेंज के लिए हमारे पास तुम एक बार बताओ कि यहाँ तक का वैल्यू तो मेरे को निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ तक वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो इसका वैल्यू तो मेरे को पता है। अगर थोड़ी देर के लिए मैं इसको t मान लूं तो t का वैल्यू तो मेरे को पता है 0 से लेकर के कहां तक है? 1/√2 के बीच में, है कि नहीं है? देखो अच्छे से। अब
लॉग का बेस कितना है 1 बाई पाई, 0 से 1 के बीच में, तो लॉग लगाओगे तो 0 से 1 के बीच में लॉग का जो बेस होता है 0 से 1 के बीच में, तो लॉगरिथमिक फंक्शन के हेल्प से अगर बेस 0 से 1 के बीच में होता है तो लॉग का ग्राफ डिक्रीजिंग नेचर का होता है। इसका मतलब कि लॉग लगाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि बेस का वैल्यू 0 से 1 के बीच में ले रहे हो। तो आपके पास हो जाएगा log बेस 1 बाई पाई आर्गुमेंट 1 बाई रूट 2 लेस देन और इक्वल टू log बेस 1 बाई पाई आर्गुमेंट t और लेस देन और इक्वल टू log बेस 1 बाई पाई आर्गुमेंट 0। तो तुम एक बात बताओ, ऐसा स्टेप भी मैं डिस्कस कर रखा हूं कि ये तो हमारे पास सर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से वैल्यू आगे बढ़ते गया तो ये कहां तक बढ़ेगा? तो एक्चुअली इसका सेंस इंफिनिटी को टेंड करेगा। आई मीन टू से log बेस 1 बाई पाई आर्गुमेंट 1 बाई रूट 2 लेस देन और इक्वल टू ये y हो गया और ये लेस देन इंफिनिटी चला जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इंटरवल में इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पर क्लोज इंटरवल कभी भी नहीं पड़ता, इक्वलिटी साइन नहीं पड़ता है। ऐसा मैं डिस्कस कर चुका हूं, ऐसा स्टेप। ये समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है ना सभी को? डाउट है किसी को? समझ में आ रहा है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का फंडा कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं? राइट ना? डाउट है किसी को? तो चलो बेटा, आज हम लोग लेक्चर को यहां पे ही समाप्त करते हैं। इसके आगे वाले लेक्चर में हम लोग वो रेंज का फाइनल टच देंगे और उस लेक्चर में आई मीन टू से 21 लेक्चर में रेंज को हम लोग फिनिश करेंगे। आई मीन टू से रेंज को द इंड करेंगे, इंड नहीं, मैं बता चुका हूं किसी भी टॉपिक का इंड नहीं होता है, द इंड होता है। तो रेंज का हम लोग द इंड करेंगे। ओके, थैंक यू।